हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक है फिनॉल्स, स्पेशली फिनॉल्स के रिएक्शंस के ऊपर आज के क्लास में हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग है, जैसे सबसे सिंपलेस्ट केस में बेंजीन, और इसके साथ डायरेक्टली अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम जोड़ दें तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम कहते हैं कि ये फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ध्यान देना, अगर कोई ऐसा कार्बन चेन है जिसे हम एरोमेटिक न कहें या एरोमेटिक न कह सकें और इसके साथ हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं पर जोड़ दें तो इस तरह के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो देखने में तो दोनों हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल है, लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर है। अल्कोहलिक, फिनोलिक, और जिन कंपाउंड्स में यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उन कंपाउंड्स को तुम अल्कोहल्स की कैटेगरी में रखते हो, और जिन कंपाउंड्स में ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उन कंपाउंड्स को तुम फिनॉल्स की कैटेगरी में रखते हो। और आज के क्लास में हम लोगों को फिनॉल्स के रिएक्शंस के ऊपर ही सारी बातें करनी है। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक, जैसे सबसे पहला अंतर, अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे sp2। sp3 कार्बन जो है वो मजबूत बॉन्ड्स बनाता है, अच्छा उल्टा बोल दिए, sp3 कार्बन थोड़ा कमजोर बॉन्ड बनाता है, sp2 कार्बन उसकी तुलना में मजबूत बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर वीकर बॉन्ड, वीकर कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड की बात कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड थोड़ा वीकर है, और यहाँ पर देखोगे तो sp2 कार्बन होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और इस ग्रुप को हटा करके दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स यहां पर लगाए जा सकते हैं। जैसे अगर इसका रिएक्शन हम करा दें HCl और ZnCl2 के साथ, तो तुम देखोगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बदले क्लोरो ग्रुप, यहां पर एक क्लोरीन एटम क्लोरो ग्रुप आ जाएगा। तो इस ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट करके इसके बदले में दूसरे ग्रुप्स को लगाया जा सकता है। यहां पर ये बॉन्ड काफी मजबूत है, और इतना ही नहीं, केवल sp2 की ही बात नहीं है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और बेंजीन के साथ ये रेजोनेंस भी करेगा। और इस रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड अभी तुम्हें सिंगल दिखाई पड़ रहा है वो प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। इससे भी बॉन्ड को मजबूती मिलती है, मतलब बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हो गया। एक तो sp2 कार्बन था, उसकी वजह से बॉन्ड को मजबूती मिली, दूसरा इस रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और ऐसे सिचुएशन में इस ग्रुप को हटाना और हटा करके न्यूक्लियोफाइल या कोई दूसरा ग्रुप लगाना बेहद मुश्किल है। ठीक, बेहद मुश्किल है, इतना मुश्किल कि इस तरह के रिएक्शंस हम प्लान ही नहीं करते कि ऐसा भी कोई रिएक्शन कराना है, हम सोचते ही नहीं। ठीक, तो अल्कोहल्स में इस ग्रुप को हटा करके दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स लगाने के बारे में प्लान किया जा सकता है, लेकिन फिनॉल्स में हम इस वाले ग्रुप को हटा करके इसके बदले में दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स लगाने का प्लान नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को हम माइंड में रखेंगे। फिर इसके बाद ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, और अगर इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो जो अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये वीकर एसिड है, और इसको देखोगे फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, राइट। ऐसा क्यों, तो हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ये रहा तुम्हारा फिनॉल, इसमें से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, H पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस और H पर प्लस का चार्ज। अब कोई अल्कोहल ले लो, जैसे मान लो तुमने इथाइल अल्कोहल ही ले लिया,
इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन पर माइनस और H पर प्लस। तो देखो कोई भी एसिड है उसमें से जब तुम H प्लस निकाल देते हो तो बचे हुए पार्ट को कहते हो कॉन्जुगेट बेस। बचे हुए पार्ट को तुम कहते हो कि ये कॉन्जुगेट बेस है। तो ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह से ये एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। नाम लिखना चाहते हो तो एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है, सो एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज है ना, सो आयन। और ये फिनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है, सो फिनॉक्साइड आयन। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन को उतनी आसानी से जाने देगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड का सिचुएशन प्रोड्यूस होगा। ठीक, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन आयन को उतना ही आसानी से जाने देगा। जब आसानी से जाने देगा मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव करेगा, मुश्किल से जाने देगा मतलब वीकर एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल ये उतना ज्यादा एसिडिक, ये जितना कम स्टेबल ये उतना कम एसिडिक। और इसकी स्टेबिलिटी अगर तुम देखो तो बेंजीन रिंग के साथ नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस होगा, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो एल्कोक्साइड की तुलना में जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से। यहाँ नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, जिससे उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। और इसको स्टेबिलिटी मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा और उसकी तुलना में ये वीकर एसिड माना जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल्स और फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ का हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते थे। हालांकि इस तरह के कंपैरिजन की यहाँ पर कोई बहुत ज़रूरत थी नहीं। हम लोगों ने जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था तो वहाँ पर एसिड का स्ट्रेंथ कैसे कैसे चेक करते हैं वहाँ पर सारी बातें हमने कर रखी हैं। लेकिन फिर भी चलो, फिनॉल की बात हो रही है और फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात ना हो तो कुछ कुछ कम लगता है। अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना करोगे तो फिनॉल जो है अल्कोहल की तुलना में स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसका हम लोग एक प्रूफ भी लेते हैं। जैसे अगर फिनॉल है, फिनॉल में तुम इसका रिएक्शन करा दो NaOH से, Na पर प्लस OH पर माइनस। ठीक, यहां पर कह दो ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस। तो H प्लस जाकर के OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, या बोल दो OH माइनस आकर के H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो OH माइनस और H प्लस मिलाकर क्या बनाएंगे, वाटर प्लस। ठीक, इस ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, सोडियम आयन उसके साथ चिपका दो। ध्यान देना, सोडियम ने कोई रिएक्शन वगैरह नहीं किया है, बस ऑक्सीजन पर माइनस है, सो सोडियम अब इसके साथ। पहले इस वाले ऑक्सीजन पर माइनस था तो सोडियम इसके साथ था, अब इस वाले ऑक्सीजन पर माइनस है तो सोडियम इसके साथ है। मतलब रिएक्शन अगर देखा जाए तो रिएक्शन यही हो रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा और O पर माइनस और HOH, यही रिएक्शन हो रहा है ना। सोडियम सिर्फ स्पेक्टेटर आयन, दर्शक वाला आयन है, दर्शक की तरह से काम कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। पहले इसको देख रहा था, इधर नेगेटिव चार्ज है, ओके चलो इसको देखते हैं। अब इधर देख रहा है कि इधर नेगेटिव चार्ज है, चलो इसको देखते हैं। तो सोडियम आयन है जस्ट ए स्पेक्टेटर आयन, दर्शक, उसका कोई रोल नहीं है बहुत यहाँ पर। सोडियम की जगह पोटेशियम होता तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई दूसरा हाइड्रोक्साइड रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन ऐसे ही होता। तो ये हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है और रिएक्शन का रिजल्ट क्या है, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर चला गया और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को बेटर हैंडल कर सकता है ना। यहाँ इस ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज अकेले अकेले हैंडल करना था, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया है लेकिन ये बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कम स्टेबल है, यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। और अगर यही कोई अल्कोहल रहे, अल्कोहल के साथ ऐसा रिएक्शन प्लान करें कि NaOH इसके साथ रिएक्शन करे तो देखो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा।
ठीक, पहले तो हम लिख रहे हैं माना कि हो पाएगा, लेकिन एनालाइज करेंगे तो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर था, अब इस वाले ऑक्सीजन पर चला गया। ठीक, अगर दोनों की स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करें तो O पर माइनस उसके साथ H और O पर माइनस उसके साथ R। एल्किल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। ठीक, ये मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। ठीक, क्योंकि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बना रहा है। और यहां पर क्या था, ये लेस स्टेबल था और ये मोर स्टेबल। ठीक, मतलब 5 रुपए के बदले तुम्हें 10 रुपए मिले, कोई तुमसे कहे कि ये लो अपना 5 रुपए वाला सिक्का हमको दे दो और 10 रुपए वाला सिक्का हमसे तुम ले लो, तो तुम फटाफट तैयार हो जाओगे कि चलो 5 रुपए जा रहा है, 10 रुपए आ रहा है, फायदे की बात है, फटाफट करते। और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, मतलब 10 रुपए वाला सिक्का हमको दे दो और 5 रुपए वाला सिक्का ले लो, तो तुम तैयार नहीं होगी। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन, ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल नहीं हो पाएगा, कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो फिनॉल्स जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर। तुम कह सकते हो एसिड और बेस। ठीक, एसिड और बेस मिला करके सॉल्ट और वाटर टाइप का सिचुएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहां पर ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो अल्कोहल और फिनॉल्स में अंतर भी किया जा सकता है इस पॉइंट की मदद से कि NaOH के साथ रिएक्शन हो गया मतलब फिनॉल, नहीं हुआ मतलब अल्कोहल। ठीक, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सपोज अपने पास एक फिनॉल है और कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, चलो बेंजोइक एसिड ही ले लिया। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन? तो H को हटाओ, ऑक्सीजन पर माइनस आने दो, H को हटाओ, फिर से ऑक्सीजन पर माइनस आने दो। इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो जो अगला स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ में आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस होगा, अगला स्ट्रक्चर अब जो तुम्हारे हाथ में आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, बाकी सारी चीजें रिपीटेड, फिर से रेजोनेंस होगा, अगला स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ में आएगा और फिर से रेजोनेंस होगा और एक और स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ में आएगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, फिर उसके बाद इस वाले कार्बन पर, फिर इस वाले कार्बन पर, फिर इस वाले कार्बन पर, और फिर घूम फिर करके उसी ऑक्सीजन पर वापस। मतलब 4 एटम्स है जो मिल करके नेगेटिव चार्ज को संभाल रहे हैं, ऑक्सीजन और 3 कार्बन एटम्स। यहां पर आ जाओ, नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन से उस वाले ऑक्सीजन पर, बेंजीन रिंग रेजोनेंस में शामिल नहीं हो पाएगा इस बार। नेगेटिव चार्ज के साथ बेंजीन रिंग का कोई डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, नेगेटिव चार्ज सिर्फ इन दोनों पर आता जाता रहेगा। तो 2 ऑक्सीजन आइटम्स है जो नेगेटिव चार्ज को संभालेंगे। तो कह दो आधा नेगेटिव चार्ज इसके पास, आधा नेगेटिव चार्ज इसके पास। यहाँ पर क्या है, 4 आइटम्स है जो नेगेटिव चार्ज को संभाल रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत थोड़ी सी होती है। कार्बन नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखना नहीं चाहता है। तुम कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज लेकर के जाओगे तो वो भागेगा, नहीं हमको नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए। फिर भी चलो ज़बरदस्ती जो है एक आध गोली उसको भी दे दिया, गोली थोड़ी अच्छी नहीं है स्वाद में, वो नहीं खाना चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती एक आध गोली उसको भी खिला ही दिया। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास तुम लेकर के जाओगे तो कार्बन नेगेटिव चार्ज को नहीं लेना चाहता है। लेकिन चलो 5% फिर भी 5%, 5%, 5% और बाकी 85% ऑक्सीजन के पास। और यहाँ पर क्या है, पहले तो 2 ही है और दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों के पास नेगेटिव चार्ज आधा आधा जाएगा, 50% यहाँ 50% यहाँ। और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को बहुत पसंद करता है। ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबल बना सकता है।
तो ये नेगेटिव चार्ज को खूब अच्छे से स्टेबल बनाएगा, ये भी नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबल बनाएगा। तो ये दोनों मिलकर के नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबल बनाएंगे। ये उतना स्टेबल नहीं बना पाएगा क्योंकि तीनों कार्बन कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे हैं, राइट। कभी कभी तुम क्या करते हो, हम लोगों को ये भी सिखाया जाता है, हम लोग ये भी सीखते हैं कि ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक। ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ये अपनी जगह सही है। लेकिन ये वहां पर काम करता है जहां पर चीजें एक जैसी हो। यहां पर इसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेट करके या काउंट करके या पता लगा करके हम स्टेबिलिटी नहीं कंपेयर कर सकते। यहाँ 5 स्ट्रक्चर्स बने हैं, यहाँ 2 स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो ये कम स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल तुम्हारे मन में शुरू में आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर ऐसे नहीं देखना है, यहाँ पर क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। ये नहीं देखना है कि ढेर सारा कहाँ पर है, ये देखना है कि काम के लायक कौन है। तो ये दोनों काम के लायक है, ऑक्सीजन पर माइनस, उस वाले ऑक्सीजन पर माइनस, और दोनों मिल करके नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज करेंगे। सो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। और इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल जो है वो वीकर एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड। यहीं पर एक और कंपैरिजन, H2CO3 को भी चलो इनके साथ कंपेयर करते हैं। इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक। फिनॉल को कभी कभी कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो अक्सर तुम्हें एक जैसे दिखाई पड़ने वाले शब्द है कार्बोनिक एंड कार्बोलिक, एन और एल का अंतर है। तो कभी कभी तुम्हें जो है शब्दों के हेरफेर में फंसाने का कोशिश भी करते हैं लोग कि कार्बोनिक एसिड और कार्बोलिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो तुम्हें पता रहेगा तो तुम फटाफट बता दोगे। कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए हम बनाते हैं, ठीक, नाम इसका ऊपर लिख देते हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर OH एंड OH, ठीक। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना है। तो चलो इसमें से H को हटाओ और इस पर माइनस लगा दो, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक। ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस। इसकी स्टेबिलिटी देखो, तो ये वाला पार्ट देखो, इसके जैसा समझ में आ रहा है। अभी रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो जैसा यहां सिचुएशन है वैसा यहां सिचुएशन है, मतलब दोनों में काफी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो आंसर है यस, दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। ये पीछे जो OH लगा हुआ है, ये लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक। लोन पेयर डोनेट करेगा, इसी रेजोनेंस में अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिड के स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी और इसका एसिड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि 2 ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे तो ज्यादा होगी ना। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल, और ये बीच में आएगा। क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करके थोड़ी इसकी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, राइट। लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज के साथ अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डाउन कर देगा। तो यहां पर एक अकेला ऑक्सीजन है, फिर 3 कार्बन है जो थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन मिलकर के नेगेटिव चार्ज को शेयर करेंगे, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन मिलकर के नेगेटिव चार्ज को शेयर करेंगे, और तीसरा ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा काम खराब कर रहा है। तो इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल, ये सेकंड मोस्ट स्टेबल, ये सबसे अंतिम में स्टेबिलिटी के मामले में है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में देखोगे कार्बोलिक एसिड या फिनॉल सबसे कमजोर एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक, ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस क्रम को तुम याद रखोगे। यहां पर एक और प्रश्न करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे को फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर करना हो, हमें इन दोनों में अंतर करना है, तो अंतर कैसे करेंगे? क्या NaOH से अंतर किया जा सकता है? आंसर है नहीं। NaOH अभी अभी हम लोगों ने देखा था फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है। फिनॉल और NaOH मिला करके सॉल्ट और वाटर टाइप का सिचुएशन बना रहे हैं। ये तो और भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो अगर ये NaOH से रिएक्शन कर जा रहा है तो ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये तो NaOH से पक्का ही रिएक्शन कर जाएगा।
ये वीकर एसिड होने के बावजूद अगर NaOH से रिएक्शन कर जा रहा है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये तो NaOH से पक्का रिएक्शन कर जाएगा। सो NaOH दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, अंतर नहीं कर सकते। हम लोग एक दूसरा बेस चुनेंगे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। Na पर प्लस है, HCO3 पर माइनस है। ये स्पेक्टेटर आयन है, सिर्फ दर्शक का काम करेगा, इससे बहुत मतलब नहीं है। HCO3 माइनस को चुनो। ये वीक बेस है, राइट, ये वीक बेस है। क्यों वीक बेस है वो भी हम आसानी से समझ सकते हैं। OH माइनस यहाँ पर यही है ना, और HCO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ। माइनस का चार्ज रेजोनेंस करके इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का चार्ज पूरी तरह से इस ऑक्सीजन पर है ही नहीं, ठीक। यहाँ तो माइनस का चार्ज ये पूरा लेकर के बैठा हुआ है, तो इसको जल्दी से रिएक्शन करना ही पड़ेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज उधर डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा, तो माइनस का चार्ज उतना स्ट्रांग नहीं है, रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ये उतना जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये स्ट्रांग बेस है, और इसकी तुलना में ये क्या है, वीक बेस है। तो NaHCO3 का रिएक्शन जब तुम इसके साथ कराओगे और इसके साथ कराओगे, Na पर प्लस HCO3 पर माइनस, ये अपना H प्लस इसको दे देगा, ये अपना H प्लस इसको नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वीक बेस और वीक एसिड, एक तो बेस कमजोर है, ऊपर से एसिड भी कमजोर है, दोनों मिलकर रिएक्शन नहीं कर पा रहे। यहाँ चलो बेस तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन एसिड थोड़ा सा स्ट्रांग है, ठीक। मतलब स्ट्रांग कहने का मतलब उस तरह का स्ट्रांग नहीं, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांगर एसिड लिखना ज्यादा, स्ट्रांगर एसिड, और ये इसको वीकर एसिड लिख देते हैं। इन दोनों में तुलना करें तो ये कमजोर एसिड है, अपना H प्लस इसको नहीं दे पाएगा, ये अपना H प्लस इसको दे देगा। तो यहां पर तुम रिएक्शन कराओगे तो H प्लस इसमें से निकाल कर इसके साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा H2CO3 प्लस, सोडियम को इसके साथ जोड़ दो तो ये हो गया ONA, ठीक। ये रिएक्शन हो पाया। और अगर सपोज जबरदस्ती इस रिएक्शन को लिखा जाए तो ये ONA प्लस H2CO3। तो पहले तो हमने ये समझा है कि स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर बेस है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका स्ट्रेंथ इतना है कि अपना H इसको दे देगा, और इसका स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि ये अपना H इसको दे पाए, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे ध्यान रखना है। और अगर एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स का थोड़ा इस्तेमाल करें, ठीक, थोड़ा साइंटिफिक वे में आगे बढ़े, तो हम बोलेंगे कोई भी एसिड, कह दो एक एसिड है HY, H पर प्लस Y पर माइनस, और इसका रिएक्शन तुमने NaHCO3 के साथ कराया, तो क्या बनेगा, ये NaY हो जाएगा और ये हो जाएगा H2CO3, राइट। इसका H प्लस जो है इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इसका H प्लस इसके साथ जोड़ दो तो H2CO3, और Y माइनस और Na प्लस को मिला दो तो NaY। कुछ ऐसा रिएक्शन तुम लिख रहे हो, ये एसिड है। अगर ये रिएक्शन सक्सेसफुल होना है तो ये वीकर एसिड होना चाहिए और ये स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए, ठीक। एक स्ट्रॉन्गर एसिड खर्च होगा, बदले में एक वीकर एसिड बनेगा, ये रिएक्शन हो सकता है। कभी भी अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड खर्च हो जाए और बदले में एक वीक एसिड बन जाए तो रिएक्शन हो जाएगा। कभी भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड खर्च हो जाए और बदले में वीक एसिड बन जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड खर्च हुआ, वीक एसिड बना, ऐसा रिएक्शन हो जाता है। लेकिन इसका उल्टा कर दो कि वीक एसिड खर्च हो जाए और स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए, तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के खर्च होने से वीक एसिड बन सकता है, लेकिन वीक एसिड के खर्च होने से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता है। तो इस चीज को अगर माइंड में रखें तो ये रिएक्शन होने के लिए ये एसिड स्ट्रॉन्गर, ये एसिड वीकर होना चाहिए। मतलब NaHCO3 के साथ रिएक्शन होने के लिए इस एसिड को H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर ऐसे भी देखें तो ये तो H2CO3 से वीक है ना, इसीलिए भी कहेंगे कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। और ये H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए रिएक्शन हो रहा है। अभी हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कि फिनॉल में
बेंजोइक एसिड में और H2CO3 में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? तो हमने कहा था इसका माइनस चार्ज, इसका माइनस चार्ज, इसका माइनस चार्ज। स्टेबिलिटी देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल। तो इस हिसाब से फिनॉल सबसे कमजोर एसिड, ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जो हमारा कार्बोनिक एसिड है फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, बेंजोइक एसिड से कमजोर एसिड है। तो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीकर एसिड है, इसीलिए रिएक्शन हो जाएगा। फिनॉल वीकर एसिड है, H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक। ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ये वीकर एसिड, और यहाँ क्या है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड और ये वीकर एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड खर्च हो जाए, वीक एसिड बन जाए, ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन वीक एसिड खर्च हो जाए और स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाए, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि रिएक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। या फिर हम, चलो अब कई सारे तरीके से नहीं देखते ना, कोई एक तरीका देख लिया, बाकी तुम मन ही मन अपना जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकते हो। ओके, तो हम लोग फिनॉल के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं और शुरू का पोर्शन हम लोगों ने थोड़ा देर फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया कि फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कितना है, किस तरह का है, कैसा कैसा रिएक्शन वो कर पाएगा, कैसा कैसा रिएक्शन नहीं कर पाएगा। चलो अब जंप करते हैं थोड़ा सीरियसली फिनॉल के रिएक्शंस के अंदर। तो देखो फिनॉल में यही इसका स्ट्रक्चर है। तो कुछ रिएक्शन तो इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से होंगे, ठीक। एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से क्या क्या रिएक्शंस होंगे, जैसे इसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दें। सोडियम क्या एक्टिव मेटल है, इस तरह के एसिडिक हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या जस्ट को बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो ये एसिड ये बेस दोनों मिलाकर के सॉल्ट और वाटर टाइप का सिचुएशन बनाएंगे। इसको हम पहले ही देख चुके हैं, इधर ही लिख देते हैं, ये रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन है बेसेज के साथ, अगर अच्छा खासा बेस है तो उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कह दो इसका रिएक्शन तुमने करा दिया CH3COCl से, ये लोन पेयर डोनेट करके आएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। ये तो ये न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर सकता है। हम इसके बदले में ये भी ले सकते हैं एनहाइड्राइड, एसिल क्लोराइड के बदले में एनहाइड्राइड ले सकते हैं। वैसा ही आएगा, अगर यहाँ पर रिएक्शन करेगा ये पार्ट निकल जाएगा। तो CO फिर ऑक्सीजन बना ही हुआ है, ठीक, यही वाला प्रोडक्ट। और जैसे यहाँ पर H और Cl मिलाकर HCl हो गया था, यहाँ पर H और ये वाला पार्ट मिला करके CH3COOH हो जाएगा। या फिर हम इसको पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर लें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। और ध्यान देना ऑक्सीजन पर फुल माइनस, सोडियम पर प्लस। सोडियम सिर्फ स्पेक्टेटर है, इसको कुछ करना नहीं है, ऐसे ही बस साथ में खड़ा है। इसका रिएक्शन हम किसी एल्किल हैलाइड से करा दें, जैसे इथाइल क्लोराइड से। तो क्लोरीन पर है डेल्टा माइनस, कार्बन पर है डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, मतलब और जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फिर से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर फुल माइनस है। फुल माइनस की वजह से जल्दी से इसको रिएक्शन करना पड़ेगा, तो और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह से रिएक्शन करेगा और OCH2CH3 कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा। तो OH ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन एसिडिक है, एक्टिव मेटल से रिएक्शन। हाइड्रोजन एसिडिक है, बेस के साथ रिएक्शन।
ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ से रिएक्शन, या फिर अगर H हटा दे ऑक्सीजन पर कंप्लीट माइनस आ जाए तो और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरफ से रिएक्शंस। तो ये सारे रिएक्शंस है जो इस OH की वजह से हो रहे हैं। फिर पीछे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग की वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर रखा है इस सीरीज में। जो शुरू के 3 क्लासेस थे हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ा था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर दूसरे क्लास में हम लोगों ने डायरेक्टिव इफेक्ट, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, और तीसरे क्लास में थोड़ा एक्सरसाइज किया था। तो वहाँ पर बहुत सारी बातें करी थी और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड फिर से थोड़ी बातें होंगी। तो बेंजीन रिंग है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा हमको डीप में जाना पड़ेगा क्योंकि यही फिनॉल का सबसे मेन रिएक्शन है। तो देखो फिनॉल के साथ सिचुएशन क्या है कि ऑक्सीजन जो है लोन पेयर डोनेट करता है और डोनेट करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो रिएक्शन है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन काफी आसानी से हो जाएगा। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड होता है तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। वो हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाला था हम लोगों ने दूसरे वाले लेक्चर में इस सीरीज के। डायरेक्टिव इफेक्ट, एक्टिवेटिंग इफेक्ट एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, उस लेक्चर में हम लोगों ने सारी बातें सीखी हुई हैं। तो इसका रेजोनेंस बनाओगे तो तुम देखोगे कि निगेटिव चार्ज देखो यहाँ आया, फिर और रेजोनेंस बनाओगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, फिर और रेजोनेंस बनाओगे तो देखोगे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, फिर और रेजोनेंस बनाओगे तो वापस सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन करेगा और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन आसान हो जाता है। तो रिएक्शन आसानी से होगा और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल, राइट। कुछ इस तरह के सिचुएशंस। तो हम लोग कुछ एग्जांपल सब ले। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फिनॉल को हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने का मौका दें। नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, फिनॉल के नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो बेंजीन का जब तुम नाइट्रेशन कराते हो तो बेंजीन के नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हो, तब जा करके बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन तक पहुंचते हो। यहाँ चूंकि रिएक्शन आसान है इसीलिए हमें डाइल्यूट HNO3 से ही काम बन जाएगा, नियरली 20%, 20% HNO3 एंड 80% वाटर। ये जो मिक्सचर है इसी से नाइट्रेशन हो जाएगा। बेंजीन के नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 ही नहीं बल्कि कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं, ये भी रिएक्शन में मदद करता है। फिनॉल में ये सब नहीं चाहिए, फिनॉल में H2SO4 की जरूरत ही नहीं है और HNO3 भी कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट से ही काम बन जाएगा। रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ये दो प्रोडक्ट्स तुम्हारे हाथ में आएंगे। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक। यहां पर ऑर्थो पैरा डिस्ट्रीब्यूशन पर थोड़ी सी बात हम लोग करें तो
अगर पहले से कोई भी ग्रुप XYZ लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, पहले से XYZ कोई ग्रुप लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोफाइल है जो ऑर्थो पोजीशन पर भी पहुंचकर रिएक्शन कर सकता है या फिर पैरा पोजीशन पर भी पहुंच करके रिएक्शन कर सकता है। तो देखो इसकी वजह से ऑर्थो पर पहुंचने में थोड़ी बाधा पहुंचती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोफाइल यहां होता और यहां से ऑर्थो पर पहुंचना चाहता, तो बीच में तो ये खुद आ गया, इससे टकरा करके इधर उधर छिटक जाएगा, यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक, तो काफी रास्ता तो इसने खुद ब्लॉक कर रखा है। इस वजह से ऑर्थो पर रिएक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये ग्रुप जितना बड़ा रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल जितना बड़ा रहेगा, इसकी भी तो कुछ साइज होगी ना, ऐसा नहीं कि वो छोटा सा, इसकी भी कुछ साइज होगी। तो ये दोनों जितने बड़े बड़े रहेंगे, यहाँ पर पहुंचना मुश्किल होता रहेगा, मुश्किल होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से भी आ रहा है तो भी इससे टकरा सकता है, इधर से भी आ रहा है तो इधर से चलो आ रहा है, मान लो रास्ता खाली है, तो मतलब कुछ तरफ से आने पर रास्ता खाली मिलेगा और कुछ तरफ से आने पर रास्ता ब्लॉक मिलेगा। तो इसने इलेक्ट्रोफाइल का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर कम पहुंच पाएगा। राइट, पैरा पर ऐसा कोई ब्लॉकेज नहीं है, पैरा पोजीशन फ्री है, यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो रास्ता ब्लॉक किए हुए है। तो इसीलिए रिएक्शन ऑर्थो पर कम, पैरा पर ज्यादा होता है। तो ये कम बनता है, ये ज्यादा बनता है ज्यादातर केसेज में। ठीक, फिनॉल के साथ यहाँ पर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर हो गया है। क्यों मेजर हो गया है? रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके पास जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल दूर से भी जा रहा था उसको पास बुला लेगा कि आओ दोनों मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है। ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ, सभी इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ काफी सारे जगहों पर इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और इसीलिए बहुत बार तुम देखोगे कि ऑर्थो वाले पोजीशन पर ज्यादा रिएक्शन होगा, पैरा वाले पोजीशन पर कम रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन भी उन्हीं रिएक्शंस में से एक है कि ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बना है, पैरा प्रोडक्ट कम बना है। तो फिनॉल में थोड़ा ये लफड़ा रहेगा, हम साफ साफ नहीं कह सकते। जब पिछले बार हम लोग हेलो एरीन्स पर या एरिल हैलाइड्स पर बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने साफ साफ कह दिया था हर केस में पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर, प्रत्येक केस में पैरा प्रोडक्ट मेजर। यहाँ पर हम वैसी साफ साफ बातें नहीं कर सकते, कभी ऑर्थो वाला मेजर होगा, कभी पैरा वाला मेजर होगा। थोड़ा हम लोगों को नज़र अच्छे से बनाए रखने होगा, हमको अच्छे से इस पर नज़र बनाए रखना होगा। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल इसके पास से गुजरेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसको पकड़ लेगा और ऑर्थो पर रुकने के लिए बोलेगा, तो यह ऑर्थो पर आसानी से रुक पाएगा। और इस वजह से ठीक, फिर इस रिएक्शन का जो यील्ड है, इट्स नॉट गुड, ठीक, लेस देन 50%। इसका क्या मतलब है? मतलब तुम कोई सामान लाए, ये बाजार से लाएंगे इसको, चलो जैसे आलू लाए तुम बाजार से 1 किलोग्राम, कि आज इसका समोसा बना करके खाया जाएगा। तुमने प्लान बनाया कि 1 किलोग्राम आलू, इसमें जो है 40 समोसे बनेंगे और खूब जम के खाया जाएगा। जब तुमने आलू को उबाला तो कुछ आलू उसमें खराब निकले, वो उबालते उबालते ही खराब हो गए। और अब क्या है, तुम जो बनाए थे कि 40 समोसा बनेगा, अब तुम्हारा समोसा घट करके बस 15 समोसा बन पाया। क्यों? क्योंकि उबालते समय कुछ आलू खराब हो गए। तो वैसा है सिचुएशन यहाँ। रिएक्शन में फिनॉल का आधा से ज्यादा हिस्सा ऑक्सीडेशन में खराब हो जाता है। ध्यान देना, फिनॉल का ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है। ठीक, बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा हुआ है हमने। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है वो बेंजीन को डोनेट करेगा। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक, और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीडेशन का ये भी तो एक डिफिनीशन है। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी वहां से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। जैसे अगर हमारे पास कोई चीज को ढेर सारा है, कोई थोड़ा बहुत मांगे तो हम आसानी से दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजियर है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
थोड़ा ईजियर है। कोई बर्तन है पानी से थोड़ा ही भरा हुआ है तो उसमें से पानी बाहर गिर जाए उसकी संभावना बहुत कम है। बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है तो पानी के बाहर गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो वैसा ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन ईजियर हो जाता है। ठीक, ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। तो HNO3 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो नाइट्रेशन करने के साथ साथ ये ऑक्सीडेशन भी करता रहता है। तो फिनॉल का आधा से ज़्यादा हिस्सा ऑक्सीडेशन में ख़राब हो जाता है और आधा से कम हिस्सा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। तो इसीलिए रिएक्शन का यील्ड जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी चलो नाइट्रेशन हुआ, राइट। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर बात हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ब्रेक के बाद डॉन फिर से हाजिर है। नाइट्रेशन पर हम लोगों ने बात कर ली है। अब थोड़ी बातें हम लोग अगले रिएक्शन सल्फोनेशन पर करते हैं। फिनॉल का सल्फोनेशन, फिनॉल को ले लिया जाए, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करने का मौका दिया जाए। एज यूजुअल सल्फोनेशन होगा सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर, सल्फोनिक एसिड ग्रुप पैरा पोजीशन पर, दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो तुम लोगों को जाननी चाहिए। अगर हम ये रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो ये करीब 49%, ये करीब 51%, तुम लोग 50-50 भी कह सकते हो, दोनों लगभग कुछ इस तरह के अमाउंट्स में बनते हैं। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर कराएं तो ये 10% और ये 90%। इतना ही नहीं, अगर अपने पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है और इसको जस्ट हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट भी कर दे तो ये जो है इस वाले कंपाउंड में बदल जाता है। तो रिएक्शन ऑर्थो पर हुआ, पैरा पर हुआ, ठीक, ये तो हम समझते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, हम लोग जो पहले से जानते वही वाली बात हो गई। फिर ये टेम्परेचर का क्या लफड़ा है। 20 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा रेशियो, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बहुत थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद ये वाली कहानी कि अगर इस प्रोडक्ट को, इस कंपाउंड को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप आर्थो से जंप करके पैरा पर भाग जाता है। ये सब कैसे हुआ? ओके, तो सल्फोनेशन के बारे में यहाँ पर एक बात हम तुम्हें बताना ज़रूरी समझते हैं कि हायर टेम्परेचर पर सल्फोनेशन रिवर्सिबल हो जाता है। सल्फोनेशन becomes reversible at higher temperature। टेम्परेचर जब तुम बढ़ा दोगे, कह दो 100 डिग्री सेल्सियस के पार ले जा रहे हो, तो सल्फोनेशन जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है। मतलब क्या है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप निकल भी सकता है, मतलब आएगा, आने के यहाँ पर देखा जाए सल्फोनिक एसिड ग्रुप मॉलिक्यूल में आएगा, फिर वापस निकल जाएगा, फिर आएगा, फिर निकल जाएगा, फिर आएगा, फिर निकल जाएगा, दोनों तरफ से रिएक्शन, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों तरफ रिएक्शन चलता रहता है। लोअर टेम्परेचर पर नहीं, हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन इधर से इधर भी चलता रहेगा और इधर से वापस इधर भी चलता रहेगा। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप मॉलिक्यूल में आ सकता है और फिर बाहर भी निकल सकता है, फिर आ सकता है, फिर बाहर निकल सकता है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जैसे तुम बस में गए और गलत सीट पर बैठ गए, अब मान लो सीट बदलने की सुविधा रहेगी तो तुम क्या करोगे? वहाँ से उठोगे और सही सीट पर, अच्छी सीट पर, जहाँ हवा वगैरह अच्छी आ रही हो, आसपास अच्छे लोग बैठे हैं, तुम वहाँ पर जाकर के बैठना पसंद करोगे ना। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप देखो, जब यहाँ पर आता है तो दोनों के बीच में रिपल्सन, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं। तो जब लोअर टेम्परेचर पर तो जैसा तैसा होना था, जो होना था सो हो गया, ठीक। लेकिन जब तुम हाई टेम्परेचर करते हो, जब रिएक्शन रिवर्सेबल हो जाता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप बाहर निकलेगा और निकल करके सही जगह बैठ जाएगा। इसीलिए
हाई टेम्परेचर पर ये वाला रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला मॉलिक्यूल बन भी जाएगा तो इसमें से सल्फोनिक एसिड ग्रुप निकलेगा और निकल करके सही जगह पर जाकर के बैठ जाएगा, तो यही वाला प्रोडक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है कि जब तुम हाई टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो तो ये ग्रुप यहाँ से निकल करके सही जगह पर जाकर के बैठ जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जा रहा है। इसका हम लोग बड़ा फायदा भी उठाते हैं, इसका हम लोग बहुत फायदा भी उठाते हैं। जैसे कभी कभी हम लोगों को जस्ट इतना करना है कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप को हटा करके हटा देना है, ठीक, हटा करके नहीं, जस्ट हटा देना है। तो डेफिनेटली हटाने का मतलब यहाँ पर तुमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो हम लोग एसिडिक मीडियम में सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, स्टीम समझते हो ना, पानी की भाप। सुपर हीटेड मतलब वैसे तो 100 डिग्री पर पानी की भाप बन जाती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक, 100 से 175 डिग्री सेल्सियस सुपर हीटेड स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन आयन जाएगा, इसको हटा करके खुद लग जाएगा। तो सल्फोनेशन का ठीक अपोजिट डीसल्फोनेशन भी कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम करा सकते हैं, ठीक। इस रिएक्शन को मन में रखना, इस ग्रुप को हटा करके वापस हाइड्रोजन लगाना है। तो जस्ट एसिडिक मीडियम, हाई टेम्परेचर एंड वाटर। हाई टेम्परेचर क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये निकलेगा, जब ये निकलेगा तो सीट पर जाकर के हाइड्रोजन बैठ जाएगा, निकलेगा, ये चलेंगे सीट पर, फिर से थोड़ा सा घूम फिर करके आएंगे सीट पर, वापस फिर से बैठेंगे। लेकिन जैसे ही निकला, बाहर घूमने के लिए गया, हाइड्रोजन ने देखा जगह खाली है, तुरंत वो आकर के वहाँ बैठ गया। तो सीट पर हाइड्रोजन ने कब्जा कर लिया, उसके लिए मीडियम एसिडिक होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। सपोज तुम्हारे पास फिनॉल है और तुम चाहते हो कि फिनॉल से (2,4,6) ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना लिया जाए तो कैसे बनेगा? तो एक सबसे सीधा रास्ता जो समझ में आता है कि इसका नाइट्रेशन करो, HNO3 H2SO4 के मिक्सचर के साथ नाइट्रेशन करो। नाइट्रेशन एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, करते रहो करते रहो करते रहो, तो दोनों आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, सभी जगहों पर नाइट्रेशन होगा और ये वाला प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन परेशानी क्या है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी करता रहेगा। तो आधा से ज़्यादा फिनॉल तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन में ख़राब हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का जो यील्ड है, फाइनल जो प्रोडक्ट का बनने वाला अमाउंट है, तुम जितना सोचोगे उससे बहुत कम मिलेगा। तो इसीलिए ठीक है, रिएक्शन में ये बनेगा, लेकिन रिएक्शन यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आधा से ज़्यादा फिनॉल ख़राब हो चुका है। हम लोग एक दूसरा मेथड लेते हैं। हम लोग सबसे पहले फिनॉल का सल्फोनेशन करा लेते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक, 2 इक्विवेलेंट मतलब 2 बार रिएक्शन इसके साथ होने देंगे। इसको इतने अमाउंट में लेंगे कि 2 बार इसके साथ रिएक्शन हो सके। हीट भी करेंगे, 1 बार रिएक्शन हुआ, 2 बार रिएक्शन हुआ, राइट। अब इसके बाद इसका नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ फिर से हीट करेंगे। तो नाइट्रोजन देखो, ये वाली खाली जगह है, इसमें रिएक्शन यहाँ पर तो होगा ही होगा, लेकिन हमने जैसा कि कहा था सल्फोनेशन रिवर्सिबल हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। तो हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर को सफिशिएंट रखेंगे। सल्फोनिक एसिड ग्रुप निकलेगा, निकल करके जाएगा बाहर घूमने। जैसे ही बाहर घूमने गया, वैसे नाइट्रो ग्रुप आकर के सीट पर कब्जा कर लेगा। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों जगह पर। यहाँ पर ध्यान दे रहा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा करके नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड को हटाकर नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर भी सल्फोनिक एसिड को हटा करके नाइट्रो ग्रुप, और एज अ रिजल्ट हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा और यील्ड भी अच्छी रहेगी, ठीक। जो प्रोडक्ट बनेगा अच्छे खासे अमाउंट में बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा।
बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इससे ऑक्सीडेशन मुश्किल हो जाएगा। ठीक, इसको हम कैसे कह सकते हैं, कैसे समझेंगे, समझना। यहाँ पर जो परेशानी थी कि इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा था, अब इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सल्फोनिक एसिड है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट रिंग। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो गया। जब तुम्हारे पास कोई चीज कम रहेगी तो तुम उसको खोना नहीं चाहोगे ना, बचा करके रखोगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहेगा। और ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के लॉस को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको तुम ऑक्सीडेशन भी कहते हो, ऑक्सीडेशन का एक डिफिनेशन होता है ना कि इलेक्ट्रॉनों को लूज करना, ऑक्सीडेशन। जैसे आयरन 2+ से आयरन 3+ बनाओ, इलेक्ट्रॉन तुम लूज करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही चीज यहां पर भी जोड़ो, इलेक्ट्रॉन लूज करोगे ऑक्सीडेशन होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, काहे को कम हो गई है, सल्फोनिक एसिड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अब उतनी आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और जो तुम्हारा फिनॉल ऑक्सीडेशन में खराब हो जा रहा था वो ऑक्सीडेशन में खराब नहीं होगा। तो इसके मुकाबले ये वाला मेथड अच्छा मेथड है। ठीक, ये वाला मेथड जो अच्छा मेथड है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हैलोजिनेशन, पर्टिकुलरली फिनॉल का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। फिनॉल को ब्रोमीन और वाटर के मिक्सचर के साथ रिएक्शन करने का मौका दो। ध्यान देना, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना होता है तो बेंजीन को FeBr3 के साथ लेते हैं। FeBr3 के बिना रिएक्शन नहीं होगा, में भी थोड़ा बहुत हीट भी, जैसे 40-50 डिग्री सेल्सियस, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग इतना एक्टिव है कि हमें कोई कैटालिस्ट नहीं चाहिए, अकेले ब्रोमीन सफिशिएंट है, नो कैटालिस्ट इज नीडेड। हीट भी करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर इज सफिशिएंट। और रिएक्शन होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर 3 जगहों पर रिएक्शन हो सकता है। और तुम देखोगे कि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में, तुम रिएक्शन पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अनकंट्रोल्ड वे में तीनों जगहों पर रिएक्शन होगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, फटाफट तुरंत, तुमने इधर मिलाया नहीं और उधर बना नहीं, ठीक, जैसे ही मिलाया वैसे ही हुआ रिएक्शन और तुरंत व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल कभी कभी हम फिनॉल के टेस्ट के लिए भी करते हैं। ठीक, ब्रोमीन का रिएक्शन अगर बेंजीन के साथ कराना है तो कैटालिस्ट चाहिए, थोड़ी हीट भी चाहिए, एक ही बार रिएक्शन हो रहा है। यहाँ कैटालिस्ट भी नहीं चाहिए, हीट भी नहीं चाहिए, और रिएक्शन इतनी आसानी से हो रहा है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम रोक ना पाए। 3 बार हो गया। कभी कभी प्रश्न होता है कि हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, हम चाहते हैं कि रिएक्शन में एक ही बार ब्रोमिनेशन हो। क्या यहाँ पहुँचा जा सकता है? तो आंसर है यस। ब्रोमीन लेंगे, उसके साथ कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पानी के अंदर ब्रोमीन मॉलिक्यूल का टूटना थोड़ा आसान हो जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक, ध्यान देना, जब ब्रोमीन टूटेगा तो एक पर प्लस, दूसरे पर माइनस। ठीक, और अगर पोलर सॉल्वेंट है तो ये टूटने में मदद करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो टूटने में मदद नहीं करेगा। कैसे मदद करेगा? तुम ऐसे देखो, वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास लोन पेयर है, ये रहा ब्रोमीन, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, जब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस। ठीक, मतलब पहले तो कुछ ऐसा होगा कि H2O ब्रोमीन, इस वाले ब्रोमीन पर माइनस, इस ऑक्सीजन पर प्लस, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा तो इस ब्रोमीन पर प्लस आएगा ना। तो पानी का मॉलिक्यूल
लोन पेयर डोनेट करके ब्रोमीन को टूटने में मदद कर रहा है। पानी का मॉलिक्यूल पोलर है, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, तो इस तरह की मदद नहीं मिलेगी, तो ब्रोमीन जल्दी नहीं टूटेगा। साथ ही साथ टेम्परेचर को भी लो कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ रूम टेम्परेचर रखा था, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा करने पर रिएक्शन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। एक ही बार रिएक्शन होगा, और मेनली जो है पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर भी थोड़ा बहुत होगा, बट जस्ट इग्नोर इट। मेन रिएक्शन पैरा पोजीशन पर ही होगा। सो ये हुई हैलोजिनेशन की बात। नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। पहले बेंजीन पर रिएक्शन को एक बार रिव्यू करें। बेंजीन का रिएक्शन किसी एल्किल क्लोराइड के साथ कराओ, AlCl3 के साथ कराओ, तो तुम देखते हो एल्किल बेंजीन। एल्किल क्लोराइड और AlCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन से एल्किल बेंजीन, एल्काइलेशन हो गया। ऐसा रिएक्शन यहां पर ट्राई कराओगे, ऐसा ही रिएक्शन तुम इस फिनॉल के साथ ट्राई करोगे। सोचने पर लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिएक्शन को आसान बना देगा, तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे पहले एक बार उनको बना लेते हैं। तो एल्काइलेशन ऑर्थो पोजीशन पर हुआ, एल्काइलेशन पैरा पोजीशन पर भी हुआ। ऑर्थो पोजीशन पर भी एल्काइलेशन हुआ, पैरा पोजीशन पर भी एल्काइलेशन हुआ। दोनों जगह पर रिएक्शन करा लिया, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये रिएक्शन उतनी आसानी से होता नहीं है। रिएक्शन मुश्किल से होता है। साथ ही साथ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी अच्छे अमाउंट में नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे कि प्रोडक्ट का जो यील्ड है वो खराब यील्ड रहेगा, थोड़ा बहुत बनेगा, बाकी मटेरियल वैसे ही खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो AlCl3 है इसका रोल क्या है? जैसे ये CH3Cl के साथ हम लोग देखें तो AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, CH3Cl AlCl3, इस पर माइनस, क्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया तो क्लोरीन पर प्लस। अब क्लोरीन पर प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एल्किल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एल्किल ग्रुप पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये एल्किल ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। राइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर रखी हैं। ऐसा ही रिएक्शन यहाँ पर सोचेंगे, लेकिन अब देखो इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर AlCl3 को डोनेट कर देता है, और ऐसा करने से ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। और एक बार जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जब तक नॉर्मल था ये अपना लोन पेयर बेंजीन को डोनेट कर सकता था, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अपना लोन पेयर बेंजीन को डोनेट नहीं कर सकता। इस वजह से अब रिएक्शन डिफिकल्ट हो गया। ठीक, तो हम चलो AlCl3 को थोड़ा, दो चीज, एक तो रिएक्शन डिफिकल्ट हो गया, दूसरा AlCl3 खराब भी हो गया, तो चलो हम AlCl3 को थोड़ा एक्सेस में ले लेंगे कि खराब होने के बाद भी कुछ AlCl3 बच जाए जो हमारे रिएक्शन में मदद करे, तब जाकर के ये रिएक्शन होता है। और होने के बाद भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का यील्ड है, मतलब जितना % प्रोडक्ट बनना चाहिए, जितना किलोग्राम या जितना ग्राम प्रोडक्ट बनना चाहिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, उतना नहीं बनेगा, उससे काफ़ी ख़राब अमाउंट में बनेगा। तो बहुत बार हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, हाँ, हम लोग एक दूसरा इसका अल्टरनेटिव, जैसे सपोज तुम्हारे पास फिनॉल है, इसका रिएक्शन किसी अल्कोहल से करा दो, ROH, और HF की मदद ले लो, तो होता क्या है, HF टूटेगा, H+ देगा और F- देगा, और ये जो ROH है ये अपना लोन पेयर जो है H+ को डोनेट करेगा। H+ कहाँ से आया, HF से आया। ध्यान देना, ये रिएक्शन अच्छा यील्ड नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसके अल्टरनेटिव को ट्राई कर रहे हैं कि शायद काम बन जाए। HF क्या किया, उसने H+ दिया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया H को, ROH2+,
ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, एल्किल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एल्किल ग्रुप कार्बोकैटायन बना करके बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन हो जाएगा। तो AlCl3 के साथ तो थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन हाँ ये वाला अल्टरनेटिव अपना ले। दोनों में काम क्या है, AlCl3 इस क्लोरीन को बाहर निकालता, कार्बन पर प्लस आता और HF क्या करेगा, इस OH को बाहर निकालेगा और कार्बन पर प्लस आएगा। तो AlCl3 का रोल है कार्बोकैटायन बनाना, HF का भी रोल है कि अल्कोहल से कार्बोकैटायन बनाना, और कार्बोकैटायन ऐसे बने कि ऐसे बने, दोनों ही मेथड्स में जाकर के ये बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा। बेंजीन रिंग से जब रिएक्शन होगा तो फिर आगे एल्काइलेशन होगा ही होगा। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, AlCl3 वाला एल्काइलेशन तो नहीं करा सकते, लेकिन हाँ इस तरह से अल्टरनेटिव मेथड यूज करके वही रिजल्ट बना सकते हैं जो हम लोगों को यहाँ से मिल सकता था। तो इसमें यील्ड अच्छी नहीं होती, लेकिन हाँ ये वाला रिएक्शन जो है अच्छा खासा यील्ड देता है। तो कभी फिनॉल के साथ एल्काइलेशन करना हो तो ये मेथड न ट्राई करके ये मेथड ट्राई करेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फिनॉल कोई एसिल क्लोराइड ले लिया, AlCl3 ले लिया, फिर से भाई क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, इस पर प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन के यहाँ और यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो ऑर्थो पोजीशन पर एसाइलेशन, पैरा पोजीशन पर एसाइलेशन। लेकिन फिर से वही AlCl3 बार बार काम खराब करेगा, पुअर यील्ड, और ये रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस्तेमाल करते हुए नहीं नजर आते हैं। हालांकि अगर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव रास्ता फिर से अपने पास है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। कि अगर अपने पास कुछ ऐसा एस्टर रहे OCOR, इसको AlCl3 के साथ तुम हीट कर दो तो ये ग्रुप देखो यहां से निकलेगा, AlCl3 किसी तरह से मदद करेगा, निकलेगा, कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और यहाँ पर दोनों जगहों पर आकर के ये रिएक्शन करेगा और इस रिएक्शन को हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, इसको यहाँ से ब्रेक करो, कार्बन पर प्लस और ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद ये ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करके वही प्रोडक्ट बनाएगा जो यहाँ बनना चाहिए था। तो इसमें यील्ड खराब मिलती है, लेकिन इसमें यील्ड अच्छी मिलती है। तो हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल न करके इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके वही वाला प्रोडक्ट बना सकते थे जो यहाँ पर बन सकता है। इस रिएक्शन को हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक, और रिएक्शन अगर तुम 160 डिग्री से कम टेम्परेचर पर करते हो, ठीक, लेस देन 160, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और अगर मोर देन 160 तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, रिएक्शन 160 से कम पर करते हो तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, 160 से ज़्यादा पर करते हो तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। वैसे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इतना फालतू चीज़ें तुमसे कोई पूछता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम बस ये होता है कि भाई ये फ्राइज रीअरेंजमेंट पहचान लो, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा गहराई में तुमको कोई लेकर के जाएगा नहीं। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट जब आए तो पहचान लो कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाना है ना। ये एस्टर है, एस्टर को AlCl3 के साथ हीट किया और यहाँ तक पहुँच गया, बस इतना ही काम तुमको इसमें बार बार करना पड़ता है। अब हमने पढ़ा था, हमें याद था, तो हमने तुम्हें भी बता दिया, इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने फिनॉल के ऊपर जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख डाले। नाइट्रेशन कैसे होगा, सल्फोनेशन होगा तो क्या मिलेगा, हैलोजिनेशन कराओगे तो क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराओगे तो क्या होगा। सब जनरल रिएक्शंस है जो हम लोगों ने बेंजीन के साथ भी देखा था। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी तो ये 4-5 रिएक्शंस के बारे में हम सोचते हैं। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन।
फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब सारे रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं। अब चूंकि फिनॉल में ये जो ग्रुप है OH ग्रुप है, बेंजीन रिंग को बड़ा एक्टिव बना दे रहा है। ये लोन पेयर डोनेट करके बेंजीन रिंग को बड़ा एक्टिव बना दे रहा है। इसकी वजह से फिनॉल में कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी, स्पेशल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं जो बाकी के कंपाउंड्स नहीं दे पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए नाइट्रोसेशन। अगर फिनॉल को हम HNO2 से रिएक्शन करने का मौका दें, HNO2 कहाँ से आएगा, ध्यान देना, NaNO2 प्लस HCl, इसका मिक्सचर अप्लाई करेंगे तो HNO2 बनेगा और HNO2 इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो HNO3 क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप, और HNO2 क्या करता है, नाइट्रोसो ग्रुप। ठीक, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा, इसमें ऑक्सीजन कम, तो इसमें भी एक ऑक्सीजन ज्यादा, इसमें एक ऑक्सीजन कम। HNO3 की मदद से नाइट्रेशन कराते हैं, बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप, बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप जाकर के बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। HNO2 क्या करेगा, नाइट्रोसो ग्रुप, तो HNO2 इसका नाइट्रोसेशन बोलते हैं रिएक्शन को, नाइट्रोसेशन। तो मेनली फिनॉल में पैरा पोजीशन पर ये नाइट्रोसेशन होगा और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल ये हम लोग बना लेते हैं। ठीक, इसका इस्तेमाल भी है अच्छा खासा। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, HNO3 की मदद से, डाइल्यूट HNO3 से इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन करके तुम चाहो तो इसे पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज नहीं कराना है तो नाइट्रोसेशन इतने पर खत्म, कि HNO2 के साथ रिएक्शन कराने का मौका दिया, HNO2 ने नाइट्रोसेशन किया और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रोसो ग्रुप, NO को नाइट्रोसो ग्रुप कहते हैं, तो नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल तुम्हें मिला एंड दैट्स ऑल। तो ये स्पेशल रिएक्शन है, बेंजीन के साथ कराने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि HNO2 अनस्टेबल और मोस्टली रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तो इतने लो टेम्परेचर पर बेंजीन रिएक्शन नहीं कर पाएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना चाहोगे, कोई बहुत सरप्राइजिंग मैकेनिज्म नहीं है। ये है इसका स्ट्रक्चर, बॉन्ड को यहाँ से तोड़ोगे, इस पर माइनस, इस पर प्लस, NO प्लस बना और NO प्लस बन करके जाकर के बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। इसको निकालने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो HCl को थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, जितना HCl चाहिए उससे ज़्यादा HCl ले लेंगे, तो HCl H प्लस देगा। H प्लस क्या करेगा, वो इसको लोन पे डोनेट करोगे, OH2 प्लस, NO इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो ये हो गया H2O प्लस NO प्लस, एक नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी तुम बना सकते हो। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पीछे पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, ध्यान देना, NaNO2 और HCl मिलकर क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं हम लोग NaNO2 और HCl। ठीक, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो HNO2 प्लस NaCl बनाते हैं। फिर ये HNO2 ये रहा, HCl एक्स्ट्रा रहेगा, तो एक्स्ट्रा HCl और भी H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन ऑक्सीजन के साथ जोड़ोगे तो OH2 प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, जिसके लिए 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तुम बना सकते हो। यहाँ इसका ऑक्टेट नहीं है, यहाँ दोनों का ऑक्टेट है, ये ज़्यादा स्टेबल, और यही नाइट्रोसोनियम आयन या फिर यही नाइट्रोसोनियम आयन बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है। और ये स्पेशल रिएक्शन है जो फिनॉल के साथ देखोगे और बेंजीन रिंग के साथ या फिर किसी छोटे मोटे कंपाउंड के साथ कराने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। फिनॉल बड़ा एक्टिव है, ये लोन पेयर डोनेट करके रिंग को बहुत एक्टिव बना दे रहा है, इसीलिए रिएक्शन हो पा रहा है। फिनॉल को अगर हम फिनॉक्साइड में बदल दें, अगर इसमें से ये H निकाल दें, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाए, तो देखो ये अपना लोन पेयर बेंजीन को डोनेट कर सकता है, ये भी अपना लोन पेयर बेंजीन को डोनेट कर सकता है, मतलब बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है।
यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये जल्दी से जल्दी नेगेटिव चार्ज से पीछा छुड़ाना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करना चाहता है, ये थोड़ा देर से डोनेट करेगा। इस वजह से ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसकी तुलना में यहाँ पर रिंग और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। समझ रहे हो? इसकी तुलना में रिंग और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो कभी कभी हम रिंग को और भी ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँचेंगे? फिनॉल है, इसको NaOH से रिएक्शन करा दें। जब तुम NaOH से रिएक्शन कराओगे तो NaOH में है सोडियम और हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जाएगा, हाइड्रोजन को अपने साथ कर लेगा और ये बन गया फिनॉक्साइड आयन प्लस वाटर। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने साथ कर लिया, वाटर हो गया। इस ऑक्सीजन पर माइनस फिनॉक्साइड। तुम चाहो तो सोडियम इसके बगल में लिख दो तो सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान देना, सोडियम सिर्फ स्पेक्टेटर आयन है, दर्शक है, इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। असली चीज़ ये है। तो इसकी वजह से ये रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और इतना एक्टिव हो गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सीधा सीधा रिएक्शन कर ले जाएगा। ठीक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही इलेक्ट्रोफाइल की तरफ से रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर करना। अब मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, जस्ट इसको अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरफ से ट्रीट किया जाए तो तुम देखोगे ना, बेंजीन रिंग कार्बन के साथ, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज और फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो H+ निकलेगा। तो इस ऑक्सीजन पर माइनस, ठीक, इस ऑक्सीजन पर माइनस और एक हाइड्रोजन आयन है। ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं तब इसको जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ जोड़े कि यहाँ जोड़े, तो जो ज़्यादा बेसिक है उसके साथ जोड़ेंगे। अगर ये ज़्यादा बेसिक है तो इसके साथ जोड़ दो, ये ज़्यादा बेसिक है तो इसके साथ जोड़ दो, या फिर अल्टरनेटिव मेथड, जो कम स्टेबल है उसकी मदद करो। अगर दो लोगों की मदद करनी, मतलब दो लोग हैं, दो लोग मदद मांग रहे हैं तुमसे और तुम दोनों में से किसी एक की मदद कर सकते हो, तो किसकी मदद करोगे? जो ज़्यादा परेशानी में उसकी मदद करो। तो ये ज़्यादा स्टेबल या ये ज़्यादा स्टेबल, तो दोनों ऑक्सीजन मिल करके नेगेटिव चार्ज को संभाल ले जाएंगे। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो H+ इसके साथ चिपकाओ और इसको ऐसे लिख दो। ठीक, तो यही इस रिएक्शन का रिजल्ट है कि बेंजीन रिंग अपने ऑर्थो पोजीशन से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज आएगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ चिपकाया जाता है कि उस ऑक्सीजन के साथ चिपकाया जाता है, तो हमने इधर वाले ऑक्सीजन के साथ चिपकाया जो ज़्यादा बेसिक है, या फिर कह दो जिस पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल था। इस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है, इस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो जो H+ यहाँ से मिलेगा वो यहाँ पर चिपका दोगे। इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल लेते हैं। ये तो जस्ट ऐसे ही तुमको ओवरव्यू दे दिया। जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक, करीब थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस, 4-5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये प्रोडक्ट मिलता है हमें। ठीक, यहाँ पर माइनस है तो Na+ यहाँ चिपका देना। इसको सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। जब यहाँ पर H+ लगा दोगे, इसके लिए डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल करोगे, तो H यहाँ से यहाँ भेज देना, सोडियम यहाँ से यहाँ ला देना, तो OH एंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, इस रिएक्शन को हम लोग कोल्बे रिएक्शन या फिर कोल्बे स्मिथ रिएक्शन भी कहते हैं। कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म, नियरली मैकेनिज्म यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन रिंग को एक्टिव बना देगा और बेंजीन रिंग अपने ऑर्थो पोजीशन से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। फुल मैकेनिज्म तुम्हारे लिए लिख दे हो। ओके, तो देखो बेंजीन रिंग तुम ऐसे बना सकते हो या फिर तुम चाहो तो बेंजीन रिंग ऐसे बना लो, जिससे मैकेनिज्म लिखने में आसानी मिले, उससे बना लो। इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया,
ये इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन के पास आया और कार्बन से होते हुए, ठीक, यहाँ से पास कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन तुमने कार्बन को दिया, फिर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन आगे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को डोनेट कर दिया। तो जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। एज अ रिजल्ट कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दो, ठीक, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। वैसे ही इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर माइनस का चार्ज, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड उसी तरह से, ठीक। और ध्यान देना यहीं पर एक हाइड्रोजन भी है, उसको भी लिख दो। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को रिंग में लगाओ ताकि बेंजीन का जो तीसरा बॉन्ड टूटा है वो वापस बन जाए। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो और यहाँ से अब तुम्हारे हाथ में आया ऑक्सीजन पर माइनस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CO O माइनस और इस H पर प्लस आ जाएगा। अब तुम सोचो कि ये वाला H इसके साथ कि ये वाला H इसके साथ, तो ये तो ठीक ठाक स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, इसको हाइड्रोजन आयन की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो हाइड्रोजन आयन इसके साथ लगा दो एंड नाउ वी आर डन, ठीक। डबल बॉन्ड वैसे ही रखते जैसे वहाँ पर है, फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख देते तो कोई इसको गलत नहीं कहेगा, लेकिन जिस फ्लो में हम लोग चल रहे हैं उसी फ्लो को फॉलो करें। तो हम लोग पहुँच गए ना यहाँ पर, ऑक्सीजन पर माइनस है तो इसी के पास सोडियम आयन लिख देना, तो ये हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप, तो अगला रिएक्शन एसिडिफिकेशन अगला स्टेप है। जब ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो बाद में इसमें डाइल्यूट HCl मिला होगा, HCl अपना H+ आयन इसको दे देगा और सोडियम इधर शिफ्ट कर देना, तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में बहुत बार तुमसे पूछा जाता है कोलबे-स्मिथ रिएक्शन बताओ। कोलबे-स्मिथ रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। और ये रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा वीक इलेक्ट्रोफाइल है, सबके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इसके साथ इसका रिएक्शन हो गया। तो ये फिनॉल का एक स्पेशल रिएक्शन हुआ, ठीक। नाइट्रोसेशन भी स्पेशल रिएक्शन था, कोलबे-स्मिथ रिएक्शन भी स्पेशल रिएक्शन। फिर एक और स्पेशल रिएक्शन राइमर-टिमान रिएक्शन, ये भी फिनॉल का एक बड़ा ही स्पेशल रिएक्शन है। फिनॉल लोगे, NaOH एंड CHCl3 लोगे, एज अ रिजल्ट तुम्हें ये कंपाउंड मिलेगा। अब तुम चाहोगे यहाँ सोडियम की जगह हाइड्रोजन आ जाए, तो फिर बाद में इसमें डाइल्यूट HCl मिला देना, और ऐसा करने से तुम्हें यहाँ OH, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप, सैलिसिल्डिहाइड इसे कहते हो। रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम लोग जाए तो सबसे पहले तो इन दोनों में रिएक्शन होना चाहिए, ये एसिडिक हाइड्रोजन और ये बेस, तो रिएक्शन होगा ही होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो हाइड्रोजन को अपने पास ले जाएगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस प्लस वाटर, मतलब फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बन गया जो कि और ज़्यादा एक्टिव है, अब रिएक्शन और आसानी से करेगा। फिर ये CHCl3 जो है, CHCl3, ये हाइड्रोजन भी थोड़ा एसिडिक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को भी अपने साथ, इलेक्ट्रॉन कार्बन पर, तो ये हो जाएगा कार्बन पर माइनस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक। और ये वाटर हो जाएगा, हमने लिखा नहीं तो मन में समझते रहना। कार्बन पर माइनस है, क्लोरीन देखेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींच करके भाग जाएगा, तो अब माइनस क्लोरीन पर चला जाएगा और कार्बन के साथ सिर्फ 2 क्लोरीन बचेंगे। और ध्यान देना, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अभी भी कार्बन के पास है, तो कार्बन के पास एक लोन पेयर है, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला था तो कार्बन पर माइनस आया, फिर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के भाग गया तो माइनस क्लोरीन के पास चला जाएगा और कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इस स्पीसीज को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये कार्बीन क्या होते हैं, कार्बीन पर थोड़ा हमें बात करनी होगी। कार्बीन मतलब कार्बन के साथ कोई भी 2 ग्रुप XY जोड़ दो, एक लोन पेयर रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन
और ये न्यूट्रल है, ना प्लस ना माइनस, ऐसे स्पीसीज को कार्बीन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 बार क्लोरीन लगा हुआ है इसीलिए डाइक्लोरोकार्बीन बोलेंगे, इसीलिए इसको हम डाइक्लोरोकार्बीन बोलेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह से काम करेगा और बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करा, तो 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। दोनों ऐसे बना दो। तो अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑक्टेट तक पहुँचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और उन इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो अब जो है डाइक्लोरोकार्बीन, उसको पकड़ कर लाओ, इसके साथ रिएक्शन होने दो। और हम लोग क्या करते हैं, इसके डबल बॉन्ड को थोड़ा ऐसे रोटेट कर लेते हैं ताकि हमें रिएक्शन करने में आसानी रहे। CCl एक लोन पेयर भी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दो और कार्बन से होते हुए इस कार्बन के पास ले आओ। तुमने इस कार्बन को दिया, इस कार्बन ने इस कार्बन को दिया, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, लोन पेयर पड़ा ही रहेगा, माइनस का चार्ज। ठीक, जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर प्लस। राइट, कोई भी न्यूट्रल एटम है, एनीथिंग एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स है क्या, तो वाई को इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एक्स पर होगा प्लस और वाई पर होगा माइनस। तो न्यूट्रल एटम लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पर प्लस, और न्यूट्रल एटम लोन पर एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस। तो ये एक न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पर माइनस आएगा ही आएगा, इसका माइनस खत्म। बेंजीन रिंग के तीनों पाई बॉन्ड में से 2 पाई बॉन्ड बचे हैं, एक पाई बॉन्ड टूट गया, उसको वापस बनाने के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन अंदर किया, इस इलेक्ट्रॉन को उधर शिफ्ट किया। ठीक, और यहाँ से H निकलेगा, H पर प्लस आएगा, H पर प्लस आएगा तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर माइनस, क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक, इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और एग्जैक्टली ये तुरंत आगे बढ़ेगा। हाइड्रोजन आयन को यहाँ चिपकाएं कि यहाँ चिपकाएं। ठीक, यही वाला हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल लिया, इसको यहाँ चिपकाएं कि यहाँ चिपकाएं। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल होगा, कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ही अनस्टेबल होगा, इसीलिए ये हाइड्रोजन इसको दे दो। तो ये हाइड्रोजन इसको दे दिया तो ये हो गया देखो CH। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा हो गया। क्या क्या चीजें हुई, हाइड्रोक्साइड आयन ने हाइड्रोजन को खाया, NaOH ने हाइड्रोक्साइड आयन दिया, Na पर प्लस, हाइड्रोक्साइड पर माइनस, इसने हाइड्रोजन को खाया, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया। फिर हाइड्रोक्साइड ने ही क्लोरोफॉर्म CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हो, इसके साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन खुद ले लिया, कार्बन पर माइनस, कार्बन पर माइनस का चार्ज देख करके क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो कार्बन न्यूट्रल हो गया और डाइक्लोरोकार्बीन बना। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफाइल बनकर रिएक्शन किया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दोगे, कार्बन इस कार्बन को दे देगा, तो इस वाले कार्बन पर माइनस का चार्ज, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। यहीं पर एक हाइड्रोजन होता है वो भी लिखा, बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन अंदर लिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन पर माइनस आया, ठीक, कार्बन पर भी माइनस था, और यहाँ से जो H निकला H पर प्लस, H प्लस इसके साथ कि H प्लस इसके साथ, तो आंसर है ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दो तो अब तुम यहाँ पहुँच गए। राइट, इसके बाद अब NaOH फिर से रिएक्शन करेगा ना, इस रिएक्शन को हम लोग इधर देखते हैं। NaOH एक बार और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन पर माइनस, H, क्लोरीन और क्लोरीन, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, एक क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल SN2 मैकेनिज्म, क्लोरीन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आएगा,
तो ऑक्सीजन पर माइनस, CH OH एंड क्लोरीन। और ऑक्सीजन हमेशा इस चक्कर में रहता है कि डबल बॉन्ड बना ले, तो अपना लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन पर माइनस और C के साथ H, डबल बॉन्ड O, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर गया, क्लोरीन पर माइनस। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, इसके साथ एक H है वो भी लिख दो, तो प्लस का चार्ज हटाने के लिए बॉन्ड ब्रेक करके इसको दे देना इलेक्ट्रॉन, तो फिर आगे चल करके ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब जगह नहीं, इसको इसी में मिटा देते और इसको हटा देते, तो तुम यहां तक पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना था, यही पहुंचना था। तो ये है रीमर-टीमान रिएक्शन का फुल मैकेनिज्म। ठीक, बोर्ड पर सारी चीजें एक साथ दिखाने के चक्कर में जगह नहीं थी, तो हम जैसे तैसे हमने एडजस्ट कर लिया। एक बार पूरा मैकेनिज्म फ्लो में लिखते हैं, पूरा मैकेनिज्म फ्लो में। जैसे अगर सपोज तुमसे यही प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया कि इसका मैकेनिज्म खूब अच्छे से लिखकर दिखाओ, तो तुम कैसे कैसे लिखते चले जाओगे। पहला स्टेप, तुम ये वाला पहले लिख लो। ठीक, उस समय तो डिस्कशन में जो जैसे जैसे बोलना चाहिए था वैसे वैसे हम बोलते चले गए। अब हमें सब कुछ पता है, अब सिर्फ टारगेट ये है कि चीज़ों को थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में, देखने में खूब अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल वे में लिखना है। तो इसने हाइड्रोजन लिया, कार्बन पर माइनस आया, यहां से क्लोरीन निकाला तो डाइक्लोरोकार्बिन बन गया, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। राइट, चलो इक्वेशन 1 टाइप का कुछ बना दिया। फिर इधर फिनॉल, इसके डबल बॉन्ड्स को हम ऐसे बना करके रखते हैं ना। हाइड्रोक्साइड आयन आया, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिला। अब रिंग खूब एक्टिव चल रहा है। इधर से डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, इस पर लोन पेयर, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया। डबल बॉन्ड, कार्बन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, 2 क्लोरीन, लोन पेयर भी बना दो ना, लोन पेयर पहले से पड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड वैसे रिपीट करो। फिर यहाँ पर H है, बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन अंदर लिया, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, और H पर प्लस आएगा तो इसके साथ लिखेंगे कि उसके साथ लिखेंगे, तो वो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। ऑक्सीजन पर माइनस रहने दो, CHCl2 हो जाएगा। फिर हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, कार्बन पर रिएक्शन करेगा, क्लोरीन को हटा देना। ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन, हाइड्रोजन, OH और क्लोरीन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा। CH और C डबल बॉन्ड O, और O के साथ एक H भी है तो इसको भी लिख दो। ऑक्सीजन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दोगे, तो किधर लिखते कि रिएक्शन पूरा हो जाए। तो ऑक्सीजन पर माइनस एंड CH डबल बॉन्ड O। ठीक, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फुल मैकेनिज्म। ये पहले इलेक्ट्रोफाइल को हमने बना लिया, और फिर अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ तक आते आते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो पूरा हो चुका है। इसके बाद का जो स्टेप है वो हाइड्रोलिसिस है। 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन को निकालना है। एक क्लोरीन को निकाला, OH लगा दिया। फिर अब दूसरे क्लोरीन को निकालने के लिए ऑक्सीजन खुद मदद करेगा, ये अपना डबल बॉन्ड बनाएगा, वो क्लोरीन निकल जाएगा। तो इस वे में दोनों क्लोरीन फाइनली हट जाएंगे। एक क्लोरीन डायरेक्टली डिस्प्लेस हो गया, दूसरा क्लोरीन इनडायरेक्टली निकल रहा है। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, क्लोरीन निकला, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। और इस रिएक्शन को हम लोग रीमर-टीमान रिएक्शन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डाइक्लोरोकार्बन। बहुत बार पूछते हैं कि इस वाले रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक, चलो एक बार रिएक्शन को और लिखते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ी सी बात हमें और करनी है। तो ये हुआ फिनॉल, CHCl3 NaOH, O के साथ Na और इधर एल्डिहाइड ग्रुप,
जब इसका एसिडिफिकेशन करा दोगे तो इस ऑक्सीजन पर माइनस है, सोडियम पर प्लस है, इसके साथ H जोड़ देना तो ये OH हो जाएगा। कुछ ऐसा सैलिसिल्डिहाइड बन गया, सैलिसिल्डिहाइड। इसी का एक छोटा सा एक्सटेंशन, अगर हम इसको CCl4 और NaOH के साथ रिएक्शन कराएं एंड देन उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, ठीक, यही दोनों स्टेप्स यहाँ फिर से कर रहे हैं, बस इसमें एक क्लोरीन ज्यादा है और रिजल्ट क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाएगा और इसको तुम सैलिसिलिक एसिड बोलोगे। ठीक, समझ में आ गया तो ठीक। क्या हुआ होगा, एक एक्स्ट्रा क्लोरीन होने से क्या हुआ होगा, अपने से पूरी तरह से सोचोगे। ठीक, हम नहीं बताएंगे। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने से ही सोचनी चाहिए। ठीक, अगर तुम समझ गए तो ये रिएक्शन तुम्हारा हुआ, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, वहाँ तक तो तुमने समझा ही है ना। कभी कभी रेयर केसेज में कोई तुमको इसके लिए भी परेशान करता है, तो CHCl3 की जगह CCl4 लिया, एक्स्ट्रा क्लोरीन है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाए। अगर अभी नहीं समझ पा रहे हो तो डोंट वरी, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम अपनी कॉपी में नोट करके रखना, कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम अपने आप समझोगे। ये ऐसी चीज़ है जिसको समझाना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको हम अपनी तरफ से नहीं समझा रहे हैं ना। कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़नी चाहिए, उससे तुम सीखते हो। अगर हम ज़्यादा समझाएंगे तो जो तुम्हें सीखना चाहिए था वो सीखने से तुम वंचित रह जाओगे, तुम कभी नहीं सीख पाओगे। डायज़ो कपलिंग, ये भी फिनॉल का स्पेशल रिएक्शन है, फिनॉल ही कर पाएगा। नॉट ओनली फिनॉल, मतलब फिनॉल नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड चाहिए, मतलब फिनॉल भी उतना एक्टिव नहीं है कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। फिनॉल को तुम सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर लो और इसका रिएक्शन किसी डाइजोनियम सॉल्ट से, जैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, नाइट्रोजन पर प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और काफी बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, सो ऑर्थो पोजीशन पे न जा करके पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर न जा करके पैरा पोजीशन पर ये प्रोडक्ट बनेगा कि ये डायजोनियम जाकर के पैरा पोजीशन पर जाकर के खुद जम जाएगा। उस रिएक्शन को डायज़ो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड होता है इट्स कलरफुल, तो बहुत बार रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ पहचानने में मदद मिलती है। इसी का एक बढ़िया एग्जांपल, जब हम लोग एक्सरसाइज पूरा कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर, तो वहां पर भी ये वाला एग्जांपल लिया था। अगर ये कंपाउंड हो अपने पास, इसमें दो बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज्ड है, इसको नैप्थलीन रिंग बोलते हैं। ठीक, और नैप्थलीन के साथ अगर OH होता तो तुम कहते हैं नैप्थॉल। और जब नैप्थॉल में तुम NaOH मिला दोगे तो ये हो जाएगा उसका सोडियम सॉल्ट, तो हम बोलते हैं इसको अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब इसमें NaOH मिला दिया है, अल्कली या अल्कलाइन NaOH। अल्कलाइन बीटा नैप्थॉल, यहाँ होता तो अल्फा, यहाँ है तो बीटा। इस कंप्लीट रिंग को नैप्थलीन बोलते हैं सॉरी। और नैप्थलीन के साथ यहाँ OH हो जाएगा नैप्थॉल, और चूंकि यहाँ पर एल्कली के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराया है अल्कलाइन बीटा नैप्थॉल, इसका रिएक्शन करा दो डायजोनियम के साथ, तो इस वाले पोजीशन पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C6H5। तो यही वाला रिएक्शन यहां पर हुआ है, लेकिन इस पोजीशन पर हुआ है ना। और ये जो प्रोडक्ट बना है ये भी कलरफुल डाई होता है। ठीक, रेड ऑरेंज कलर का डाई जानते हो, जो चीजें रंगाई करने के काम में आती है, जैसे हेयर डाई बालों को रंगने के काम आता है, कपड़ों को रंगने वाला डाई वो कपड़ों को रंग बिरंगा बनाने के काम में आता है। तो ये भी एक तरह का डाई है, जो भी इसका इस्तेमाल होता हो वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये रेड ऑरेंज कलर का डाई बनता है, तो इससे मदद मिलती है पहचानने में कि रिएक्शन हुआ
या रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन इसी पोजीशन पर क्यों हुआ? सो सिंपल। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, चलो एक जनरल सा सिचुएशन, अपने पास ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जोड़े, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, यही 3 जगह है जहां पर इसको रिएक्शन करा सकते हैं। ये तो ब्लॉक्ड है, इन दोनों में से किसी एक जगह रिएक्शन कराएंगे, या तो यहां या तो यहां। चलो दोनों जगह कराकर देखते हैं। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ोगे, प्लस का चार्ज यहां आएगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ोगे, प्लस का चार्ज यहां आएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा, प्लस का चार्ज यहां आया। ठीक, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है। इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ा तो प्लस यहां, इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ा तो प्लस यहां। इस रिंग को ब्लॉक करो, इससे मतलब मत रखो। तो बिना इस रिंग का इस्तेमाल किए हुए इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी के लिए चेक करो। देखो ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, काफी स्टेबल है। इस पॉजिटिव चार्ज को देखो, ना इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, ना इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो ये कम स्टेबल है। इसीलिए रिएक्शन इस रास्ते पर नहीं आएगा, रिएक्शन इसी रास्ते पर आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन पर बोले तो यहीं पर आकर के रिएक्शन करेगा, इसीलिए रिएक्शन वहीं हुआ। दूसरे वाले पॉसिबल पोजीशन पर रिएक्शन नहीं हो पाया। डायज़ो कपलिंग इसे कहते हैं। ठीक, एक और रिएक्शन, अपने आप में स्पेशल रिएक्शन। अगर फिनॉल को हम रिएक्शन करने का मौका दें, इसको तुम कहते हो फैलिक एनहाइड्राइड। ठीक, देखो तुम्हारे लिए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ना, कुछ बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं तो अपना सुन करके काम चलाएंगे। थैलिक ना, इसको थोड़ा जल्दी से बोल करके निकल जाते हैं तो लगता है बस तुमने थैलिक बोला, ये बोला नहीं, लेकिन ये भी थोड़ा बोलते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड, इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ, फिनॉल को ऐसे लिखो इसके पास में, ठीक, पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन एक्सपोज कर दिया है, हाइड्रोजन को हटाओ और कार्बन को इस कार्बन से जोड़ो, हाइड्रोजन को हटाओ, कार्बन को इस कार्बन से जोड़ो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब मिलाकर पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। डबल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 2 बार बॉन्ड ब्रेक करना है, इसलिए एक बार ये अटैक करेगा, एक बार ये अटैक करेगा इसी कार्बन पर। रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद चाहिए। रिएक्शन का रिजल्ट जैसा यहां पर स्कीम दिख रहा है, H को हटाओ, H को हटाओ, O को हटाओ, कार्बन को इसमें जोड़ो, कार्बन को इसमें जोड़ो, तो उसको बनाना मुश्किल नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं फिनॉल फ्थैलीन, और ये जो है एक एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है। एक लेक्चर में हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में तुम्हें पढ़ाया है, फिजिकल केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाओगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में जाओगे तो एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया है। तो ये वही वाला इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड में अलग कलर, बेस में अलग कलर, तो एसिड बेस रिएक्शन में रिएक्शन पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, इस बात का पता लगाने में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो फिनॉल का रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराओगे, फिनॉल फ्थैलीन बनेगा, एंड नियरली दैट्स ऑल। फिनॉल के रिएक्शंस जो है लगभग खत्म है। 2 वेरी स्पेशल रिएक्शंस के साथ बात को हम पूरा करेंगे। एक रिएक्शन अपना है फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ अगर डिस्टिल किया जाए, तो हम इसमें कुछ कहेंगे नहीं, बस लिख दे रहे हैं और तुमको जो समझना है समझ लो, तो कुछ कहना नहीं है। और एक और रिएक्शन है कि
फिनॉल को FeCl3 के साथ रिएक्शन करने का मौका दो। इसके 6 मॉलिक्यूल्स अपना H+ लूज करेंगे तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, और आयरन के साथ, आयरन पर 3+ है तो आयरन के साथ 1 2 3 4 5 6 O C6H5 ना, तो C6H5 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 एंड C6H5, माइनस 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 माइनस, 6 माइनस, आयरन पर 3+ है, 3+, नेट रिजल्ट 3-, ब्रैकेट बंद करो, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज लगाओ, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। बैलेंस करने के लिए तुम चाहो तो इसमें 3H+ बाहर से लिख दो, 3HCl लिख दो, तो इस वे में ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमको बैलेंस से बहुत मतलब नहीं है, हमको इतना ही समझना है कि जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, और ये वाला पार्ट आयरन के साथ मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर वायलेट, एक वायलेट, कभी थोड़ा रेडिश कलर का, कभी थोड़ा येलोइश कलर का, डिपेंड करता है इस रिंग के साथ तुमने कुछ और तो नहीं कर रखा। जैसे यहाँ पर तुमने कुछ मिथाइल लगा दिया, क्लोरो लगा दिया, कुछ नाइट्रो लगा दिया, तो जैसा जैसा ग्रुप यहाँ पर लगाते जाओगे वैसा वैसा कलर यहाँ पर बदलता रहेगा। एग्जैक्टली फिनॉल है, यही कंपाउंड है, यहाँ पर कोई फालतू का ग्रुप नहीं लगाया है, तो बिल्कुल वायलेट कलर दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ दूसरे ग्रुप्स लगाते चले गए, मतलब फिनॉल के भी तो काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स हो सकते हैं ना, तो इसका कलर थोड़ा बहुत बदलता रहेगा। तो बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि फिनॉल और FeCl3 मिला करके कोई भी कलर अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको हम फिनॉल ग्रुप के लिए एक टेस्ट मानते हैं कि फिनॉल ग्रुप का टेस्ट करना है तो ये वाला टेस्ट परफॉर्म कर लो कि फिनॉल में न्यूट्रल FeCl3 मिलाओ। फिनॉल में न्यूट्रल FeCl3 का, इसको ताज़ा सोल्यूशन बनाते हैं ना, ताज़ा सोल्यूशन बना करके तुरंत मिलाते हैं, तो न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन मिलाओगे, मिलाने के बाद तुम देखोगे कि वायलेट कलर या कोई भी कलर आया तो इसका मतलब है कि हाँ कंपाउंड जो है उसमें फिनॉल ग्रुप है। तो ये फिनॉल ग्रुप का टेस्ट होता है। और इसी के साथ ये फिनॉल नामक अध्याय जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं ना। फिनॉल में बहुत सारे रिएक्शंस हो गए, काफ़ी देर से हम पढ़ा रहे हैं, एक बार ब्रेक भी लिया था, ब्रेक के पहले भी खूब ढेर सारा पढ़ाया था, ब्रेक के बाद भी ढेर सारा पढ़ाया है। तो फिनॉल में ढेर सारे रिएक्शन से तो ढेर सारी बातें करनी थी, हम कई बार टुकड़ों में बातें करना नहीं चाहते थे, इसीलिए पूरा लेक्चर एक ही बार में तुम्हें दे रहे हैं। तो इसी के साथ फिनॉल समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।